वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का मौसम एवं जलवायु। ठीक है, तो हम बात करते हैं भारत के मौसम और जलवायु पे। सबसे पहले हम वर्डिंग जान लेते हैं कि मौसम क्या होता है, मौसम। उसके बाद हम जानते हैं जलवायु क्या होती है, फिर हम जानेंगे मानसून क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम भारत की जलवायु का निर्धारण करेंगे। मौसम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मौसम क्या होता है, वातावरण तो जानते ही हैं। वातावरण मीन्स एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वातावरण की जो स्थानीय दशाएं होती हैं, वातावरण की जो स्थानीय दशाएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। मौसम स्थानीय दशाएं होती हैं, ये तात्कालिक होती हैं, क्षणिक होती हैं, ये कभी भी बदल सकती हैं, स्थायी नहीं होती हैं। ठीक है, और स्थान विशेष की होती हैं। जलवायु क्या होता है कि वातावरण की जो दीर्घकालिक दशाएं हैं, वातावरण की जो दीर्घकालिक दशाएं होती हैं वो जलवायु कहलाती हैं। ये क्या होती हैं, स्थायी होती हैं। आज की जो वर्तमान हम जलवायु देख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि अभी कुछ ही वर्षों पहले से है, ये जब से हमारा जन्म हुआ है तभी से है। वर्तमान जो जलवायु चल रही है वो शुष्क जलवायु चल रही है। शुष्क से संबंधित होलोसीन काल की जलवायु आज भी कंटिन्यू बनी हुई है। ठीक है, तो जलवायु क्या होता है, वातावरण की दीर्घकालीन अवस्थाएं ये स्थायी होती हैं। मानसून क्या होता है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है मानसून, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, और मानसून जो अरबी भाषा का शब्द है वास्तव में शब्द है मौसम, उस मौसम से बना है। मौसम का शाब्दिक अर्थ होता है मौसमी हवाएं, मौसमी हवाएं या मौसमी पवनें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मौसमी पवनें वास्तव में क्या होती हैं, जो अरब लोग थे, अरब लोग, ठीक है, अरब के द्वारा दो प्रकार की पवनों के लिए फर्स्ट टाइम मौसम या मानसून शब्द का प्रयोग किया था। दो कौन सी प्रकार की हवाएं थी, एक हवा थी वो ग्रीष्मकालीन, ठीक है, एक हवा थी शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, ये दो प्रकार की हवाएं थी, और इन दो प्रकार की हवाओं के लिए जो अरब लोग थे वो मानसून शब्द का प्रयोग करते थे। अब इनमें से जो ग्रीष्मकालीन हवाएं थी वो चलती थी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, ठीक है, ग्रीष्म काल में। और जो शीतकालीन हवाएं थी वो चलती थी उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये दो प्रकार की जो हवाएं थी ये हवाएं मानसून कहलाती हैं। ये अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसमें ये जो क्वेश्चन आया है ये मोस्ट है। ठीक है, अच्छे से याद रखिए कि ग्रीष्म काल में जो हवाएं हैं किशोर से किशोर चलती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर चलती हैं। शीतकाल में चलती है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। साथ ही अगर हम बात करें इस ग्रीष्म काल के लिए तो ग्रीष्मकालीन जो हवाएं हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर ये चलती हैं जल से स्थल की ओर, और ये वाली जो हवाएं हैं ये चलती हैं स्थल से जल की ओर। स्थल से जल की ओर चलती है ना, दक्षिण पश्चिम हवाएं जल से स्थल की ओर, उत्तर पूर्व हवाएं स्थल से जल की ओर। ओके, अब बात करते हैं इन हवाओं के स्वरूप पर। ये हवाएं हम अच्छे से जान लेते हैं कि कैसे ये निकलती हैं, कैसे क्या हैं। ये जल स्थल ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। अब हम मानसून की प्रक्रिया को जान लेते हैं, मानसून को हम स्पष्ट कर लेते हैं कि वास्तव में मानसून क्या होता है। देखो, सबसे पहले मानसून की खोज करने वाले जो थे वो हिप्पलस थे। मैं नाम लिख देता हूं उनका। मानसून की खोज जिन्होंने करी, खोज, वो हिप्पलस थे, हिप्पलस। और अगर हम बात करें भारतीय मानसून की प्रथम स्पष्ट व्याख्या, तब आंसर आता है अल मसूदी, अल मसूदी का। ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो भारतीय मानसून की प्रथम स्पष्ट व्याख्या की थी अल मसूदी ने और खोज करने वाले थे हिप्लस। अब हम मानसून को एक बार जान लेते हैं कि वास्तव में ये क्या है। इसके लिए हमें हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप बनाना पड़ेगा। ये तो आप जानती हैं कौन है, ये है अफ्रीका महाद्वीप, राइट, ओके। और ये अपना भारत, राइट, ये अपना भारत हो गया। और ये है इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ये हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें इस दोनों के संदर्भ में, भाई आप जानते हैं ये तो कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा, ठीक है, और ये कौन है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, राइट। अब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, इसको थोड़ा सा जानते हैं। 21 जून को सूर्य बिल्कुल सीधा होता है हमारे कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को सूर्य बिल्कुल सीधा होता है मकर रेखा पर, और वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य बिल्कुल सीधा होता है भूमध्य रेखा पर। अब हम बात करें मानसून की, तो मानसून हम कहते हैं कि अरब लोगों के द्वारा 2 प्रकार की जो हवाएं थी उनको मानसून कहा गया। एक हवा जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर चलती थी, कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म काल में। ये किसने बताया था, अरब लोगों ने, अरब लोगों ने, ठीक है, लोगों जो भी है अरब लोगों ने बताया, ठीक है, ओके। अब जो अरब लोग हैं, हम जाने कि अरब कहाँ हैं, क्यों वो इन ग्रीष्मकालीन हवाओं को दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर चलते हुए महसूस करते थे। तो ये हैं अरब लोग, ये है अरब प्रायद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये है अरब प्रायद्वीप, राइट, ठीक है, ये अरब प्रायद्वीप है। अब अगर हम बात करें इस दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व ग्रीष्मकाल के संदर्भ में ही, तो सबसे पहले हम अरब लोगों के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ग्रीष्मकाल, यहाँ पे ग्रीष्मकाल कब होगा, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होगा, और सूर्य कर्क रेखा पर कब होता है, जून माह में होता है। मतलब कि जब सूर्य उत्तर गोलार्ध में होगा, तो इस उत्तर गोलार्ध में, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस उत्तर गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्मकाल होगा। तो यहाँ पर है ये ग्रीष्मकाल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये तो हो गया ग्रीष्मकाल। अब जब अरब लोगों के यहाँ ग्रीष्मकाल है, तो देखो कर्क रेखा तो भारत से भी गुजरती है, ठीक है, तो भारत में भी क्या होगा, ग्रीष्मकाल ही तो होगा। भारत में भी इस अवस्था में, यानी जून माह में ग्रीष्मकाल, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में भी ग्रीष्मकाल, अरब प्रायद्वीप में भी ग्रीष्मकाल। अब ये है अपना हिंद महासागर। अब यहाँ पे ग्रीष्मकाल क्यों है, क्योंकि सूर्य लंबवत है, सूर्य बिल्कुल लंबवत है, सीधी किरणें पड़ रही हैं। अब जब सूर्य यहाँ सीधा है तो यहाँ कैसा होगा, तिरछा होगा, क्योंकि सूर्य एक समय में एक ही जगह सीधा लंबवत हो सकता है। तो यहाँ पे सीधा है तो यहाँ तिरछा होगा, यहाँ तिरछा होगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, निम्न। निम्न कैसे लिखेंगे, निम्न ताप, ठीक है, ये यहाँ मकर रेखा पर हो गया निम्न ताप, और निम्न ताप होगा तो साथ ही में क्या होगा, उच्च दाब, ठीक है, निम्न ताप व उच्च दाब। अब यहाँ आ जाते हैं हम, ठीक है, यहाँ तो अब यहाँ पर सूर्य सीधा है तो यहाँ होगा उच्च ताप और निम्न दाब, निम्न दाब, उच्च ताप और निम्न दाब। हिंद महासागर में उच्च दाब, यहाँ पर उच्च ताप और निम्न दाब, ठीक है। अब ये बात बताएं कि हवाएं किस ओर से किस ओर चलती हैं सदैव, तो हवाएं आप सभी जानते होंगे, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो उच्च दाब अभी कहाँ है, हिंद महासागर में, और निम्न दाब कहाँ है, भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है। तो यहाँ पर मेडागास्कर जो द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप है हमारे अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप है एक, तो मेडागास्कर द्वीप के निकट मानसूनी कंडीशन, अति निम्न दाब निर्मित होता है,
अति निम्न दाब निर्मित हुआ और इस अति निम्न दाब के कारण ठीक है, सॉरी, अति निम्न दाब नहीं, उच्च दाब होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तापमान क्या है, निम्न, तो यहाँ हो गया अति उच्च दाब। ठीक है, उच्च दाब हो गया और यहाँ पर हो गया निम्न दाब। अब उच्च दाब की वजह से यहाँ से हवाएं कहाँ चलेंगी, भारत की ओर चलेंगी। ये हवाएं क्या सीधी सीधी आ जाएंगी क्या, बताएं जरा फटाफट से। ठीक है, ये हवाएं सीधी सीधी नहीं आएंगी, बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि पृथ्वी स्थिर नहीं है। पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। घूर्णन गति के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन बल कहते हैं। घूर्णन बल की खोज करने वाले कौन थे, कोरियोलिस। कोरियोलिस ने इसकी खोज की। खोज करने वाले कौन हो गए, कोरियोलिस हो गए। अब इसी वजह से इसको कोरियोलिस बल भी कह देते हैं। कोरियोलिस किसी ऐसे लिख लो, चलो, कोरियोलिस बल भी कहते हैं, है ना, कोरियोलिस बल भी कहते हैं। ओके, तो घूर्णन बल या कोरियोलिस बल के कारण जो हवाएं हैं वो अपने मार्ग से विचलित होती हैं, अपने मार्ग से विस्थापित होती हैं। ये हवाएं जब दक्षिण गोलार्ध में आगे बढ़ती हैं तो ये किस ओर विस्थापित हो जाती हैं, बाईं ओर। ठीक है, ये बाईं ओर विस्थापित हो गई, कौन से गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, बाईं ओर दक्षिण गोलार्ध में विस्थापित हो गई। जैसे ही ये हवा उत्तर गोलार्ध में पहुंचेगी तो उत्तर गोलार्ध में ये किस ओर विस्थापित हो जाएगी, दाईं ओर, दाईं ओर विस्थापित हो गई। ठीक है, अब देखो ये रे वो अरब लोग उत्तर गोलार्ध में, अरब लोग हवाओं को जाते हुए देखते थे ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो ये रे वो अरब लोग, ये हवाओं को जाते हुए देख रहे हैं। दिशा बता दो फटाफट से, देखो दिख रहा है आपको, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये आपको हवाएं जाते हुए दिखेंगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ओके, ये हो गया हमारा मानसून का आना। तो अरब लोग जो थे वो ग्रीष्म काल में हवाओं को चलते हुए देखते थे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ओके, आगे बढ़ते हैं कि हम जो शीत ऋतु आ जाती थी जब उत्तर गोलार्ध में, तो शीत ऋतु में वो इनको जाते हुए देखते थे जस्ट अपोजिट, कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। शीतकाल की ऋतु में ये वाली जो स्थिति है जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, है ना। ठीक है, शीतकाल यहाँ होगा उत्तर गोलार्ध में, तो यहाँ पे क्या होगा, ताप कम होगा, है ना, और ताप कम होगा तो वायुदाब क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा। जब सूर्य यहाँ तिरछा चमकेगा शीत ऋतु में, यहाँ ताप कम होगा तो सूर्य मकर रेखा पर सीधा होगा, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा होता है। तो भारत में कैसा होता है, तिरछा होता है, और भारत में ऋतु कौन सी होती है, शीत ऋतु होती है। ऐसे ही सितंबर माह से ही सूर्य तिरछा होना शुरू हो जाता है भारत में पूरी तरह से। ठीक है, तो सितंबर में सूर्य क्योंकि यहाँ आ जाता है तो यहाँ पे ताप कम हो जाता है, भारत में वायुदाब उच्च हो जाता है। हिंद महासागर देखो, कर्क, ये भूमध्य रेखा, हिंद महासागर, यहाँ पे सूर्य क्या हो गया, सीधा हो गया, तो यहाँ पे ताप क्या हो जाएगा, अधिक, और दाब क्या हो जाएगा, कम, दाब हो जाएगा कम। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जो सूर्य है इस उच्च दाब से इस निम्न दाब की ओर आएगा, तो उत्तर गोलार्ध में हवाएं किस ओर घूम जाती हैं, उत्तर गोलार्ध में हवाएं घूम जाती हैं दाईं ओर, उत्तर गोलार्ध में हवाएं घूम जाती हैं दाईं ओर, और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। ये रे वो अरब लोग, अरब लोगों को ये हवाएं महसूस होती थी शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके, तो आपको मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मानसून किस प्रकार से एक्टिव होता है, किस प्रकार आता है और किस प्रकार से लौटता है। ओके, ये तो बात हो गई हमारे मानसून के लिए। ओके, बाकी हम इसकी डिटेल से बात करेंगे भारत के संदर्भ में कि किस तरह से मानसून आना और किस प्रकार से मानसून का जाना होता है। ओके, अब है ना हम भारत की जलवायु का निर्धारण करते हैं कि भारत में जो जलवायु है वो कौन सी पाई जाती है, और साथ ही भारत में जलवायु कटिबंध कौन से हैं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर लेना चाहते हैं तो। मैं रोक देता हूँ, बहुत होगा इतना। वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, उसको पॉज करना और फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो ये तो हो गया हमारे भारत में मानसून का आना और जाना और अरब लोगों की बातें। अब हिप्लस ने अल मसूदी, जो अरबी भूगोलवेत्ता था, अल मसूदी ने पहली बार भारत में मानसून के आने और जाने को स्पष्ट किया था। तो हम भारत में मानसून की प्रथम स्पष्ट व्याख्या करने वाला किसे मानते हैं? अल मसूदी को मानते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में जलवायु क्या है। ठीक है, भारत की जलवायु क्या है। मान लीजिए ये अपना भारत है, अभी बन रहा है। ठीक है, ये हमारा भारत हो गया। थोड़ा लंबा हो गया, कोई नहीं, बढ़िया है, हमने हिंद महासागर में और भी जगह कवर कर ली। ठीक है, तो ये कर्क रेखा, ओके, कर्क रेखा। क्या भूमध्य रेखा भारत से गुजरती है? नहीं ना। ओके, तो ये मान लीजिए भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब ये हम पहले ही जान चुके हैं कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है। ठीक है, तो सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य होता है ना। ठीक है, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य वाला जो पोर्शन है वो सारा कहलाता है उष्ण कटिबंध। मोस्टली हम इसे 25 डिग्री तक लेके जा सकते हैं। किसको? उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तो 23.5 ही रहेगी, ये ध्यान रखना। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, लेकिन हम उष्ण कटिबंधों को मैक्सिमम कहाँ तक मानते हैं? 25 डिग्री तक मानते हैं। उष्ण कटिबंध मैक्सिमम कहाँ तक माने जाते हैं? 25 डिग्री तक माने जाते हैं। तो ये तो हो गया उष्ण कटिबंध। कारण क्योंकि ये वाले जो प्रदेश हैं ये सूर्य से सबसे ज्यादा ताप प्राप्त करते हैं। इसके ऊपर जो 45 डिग्री तक का जो एरिया है, दोनों ही गोलार्धों में होता है ऐसा, 45 डिग्री तक का जो एरिया है इसको हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भारत है वो किन कटिबंधों में स्थित है, किन जलवायु कटिबंधों में स्थित है। तो एक तो हो गया हमारा उष्ण कटिबंध। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो हमारा कटिबंध है वो हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध। तो हमारा भारत विश्व मानचित्र पर 2 जलवायु कटिबंधों में स्थित है, एक तो उष्ण में और दूसरा उपोष्ण में। ओके, अब क्वेश्चन आ जाए कि भारत को उष्ण व उपोष्ण में विभाजित करने वाली रेखा कौन है, तो ये आप जान ही पा रहे हैं कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। ओके, ये तो बात हो गई भारत में जलवायु कटिबंधों की। अब भारत में जलवायु को हम क्या कहें? भारत की जलवायु हम उपोष्ण कटिबंध कहें या उष्ण कटिबंध कहें? तो देखो ऐसा होता है कि जलवायु का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ कटिबंधों से ही नहीं होता है ना, ये ध्यान रखना आप। जलवायु का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ कटिबंधों से ही नहीं होता है। इसके लिए कुछ भौगोलिक परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं, धरातल, उच्चावच वगैरह। ठीक है, ये सभी क्या है, जैसे सागर तट से दूरी, ये सब क्या है, इस जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो अगर हम एक शब्द में, एक लाइन में हम भारत की जलवायु को कहें तो आप कमेंट में मुझे उस नाम को बताएं। बाकी वो जो नाम है जलवायु का नाम वो मैं एक्सप्लेन करता ही हूँ साथ में। तो आप जस्ट फटाफट से मुझे कमेंट में आंसर करें कि भारत की जलवायु को हम क्या कहेंगे, भारत की जलवायु का नाम क्या है। ओके, तो आप फटाफट से कमेंट कीजिए, जितने मैं आपकी जलवायु को एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद नाम आप सामने आ ही जाएगा। ओके, यहाँ पे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, ये आप जानते ही हैं, ये हो गया हिंद महासागर। ठीक है, अब हिंद महासागर से हिंद महासागर में भारत की स्थिति कैसी है? प्रायद्वीपीय स्थिति है, प्रायद्वीपीय स्थिति है। यहाँ पे कौन सा सागर है? अरब सागर है, जानते ही हैं आप। यहाँ पे कौन है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है।
ये भी हम जानते हैं। तो भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति है, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति होती है तब ग्रीष्म काल में भारत में दो प्रकार की प्रचलित हवाएं चलती हैं। भारत में दो प्रकार की प्रचलित हवाएं चलती हैं, ग्रीष्म काल में और शीतकाल में। ग्रीष्म काल में जो प्रचलित हवाएं चलती हैं, उन प्रचलित हवाओं की दिशा होती है, आप समझ गए हैं कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, ये एक दिशा है। जब शीत ऋतु होती है तब भारत में एक और प्रचलित हवा चलती है और उस पवन की दिशा है जस्ट इसके अपोजिट, और वो दिशा कौन है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। अब ये जो प्रचलित पवनें हैं, इन पवनों को हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं, कहते हैं ना। इन प्रचलित हवाओं को हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या भारत इस मानसून से बारिश प्राप्त करता है? बिल्कुल, ठीक है, भारत मानसून से ही सर्वाधिक बारिश प्राप्त करता है। ठीक है, और समस्त भारत की जलवायु पर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का है तो इन्हीं मानसूनी पवनों का है। देखो अब भारत की स्थिति देखो क्या गजब है ना। भारत की स्थिति क्या मस्त वाली नहीं है क्या, कि अपना जो भारत है वो ग्रीष्मकाल में भी बारिश प्राप्त कर रहा है मानसून से, और शीतकाल में भी लौटते मानसून से बारिश प्राप्त कर रहा है। लौटते मानसून से बारिश होती है विशेषतः बंगाल की खाड़ी से। तो भारत की जो स्थिति है वो मस्त है एकदम। ठीक है, गर्मियों में भी बारिश प्राप्त करेगा और सर्दियों में भी बारिश प्राप्त करेगा। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि भारत की जलवायु पर सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो मानसून का पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से हम भारत की जलवायु को एक नाम दे देते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ये भारत की जलवायु है ना। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ओके, ये जो क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था जस्ट अभी, तो वो आप इसका आंसर ये है, अपना अपना मैच कर लेना किसी ने आंसर सही दिया है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब एक और खास बात है कि भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति तो बेहतर है ही, कि वो मानसून के आगमन में भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। एक और खास विशेषता है भारत के भूआकारों की, और वो है हिमालय का विस्तार। हिमालय का विस्तार, यानी हिमालय का विस्तार भी भारत के मानसून के लिए अच्छा रहता है। देखो अब जरा सिंपल सी बात है कि ये मानसूनी पवनें भारत में एंटर कर रही हैं। ठीक है, अगर ये हिमालय नहीं होता तो हमारा सारा मानसून किधर चला जाता, आप समझ ही गए किधर चला जाता, चीन में चला जाता है ना। सारा मानसून चीन में चला जाता, हमें क्या लाभ होता, कुछ भी नहीं। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है इतनी मस्त, ऐसा लगता है कि ईश्वर ने ना इसको संडे के दिन बनाया। फिर जब सारे ऑफिस बंद कर दिए ईश्वर ने, तब सोचा यार आज छुट्टी है मैं क्या बनाऊं, तब उसने भारत बनाया होगा। मतलब इस तरह मस्त सी लोकेशन है। ओके ना, तो ये हमारा मानसून हो गया और ये हिमालय की स्थिति। तो भारत की जलवायु जो हुई वो कौन सी हो गई, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके, हाँ, तो भारत की जलवायु हमने निर्धारित कर दी है कि भारत की जलवायु क्या है। तो भारत की जलवायु क्या हो गई भाई, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ओके, अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारक हैं वो दो तो मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। एक तो क्या है, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति, ठीक है, और एक क्या है, भारत के उत्तर में हिमालय का विस्तार। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारे यहाँ भारत की स्थिति के संदर्भ में कंप्लीट, जो हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि भारत की जो जलवायु है इसको प्रभावित करने वाले सिंपल कारक क्या हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले सिंपल कारक क्या हैं। ये लंबा सा चैप्टर है, हम इसको पूरा डिटेल लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं भारत की जो स्थिति है, जो सॉरी मानसून है भारत का, या भारत की जलवायु कहूं मैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक।
जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? इनमें दो कारक तो आपने जान ही लिए, कौन कौन सा हो गया? पहला हो गया हिमालय, ठीक है, दूसरा प्रायद्वीपीय स्थिति। प्रायद्वीपीय स्थिति आप जान ही पा रहे हैं, ठीक है, कि इन दोनों के ही वजह से यहाँ पे मानसून अच्छी वर्षा करता है, ठीक है। दूसरी स्थिति देखो, भारत है ना, हम जानते हैं कि विविधताओं वाला देश है। भारत विविधताओं वाला देश है और भारत में ना केवल कल्चर में, धर्म में विविधता है, बल्कि भारत में जो विविधता है वो आपको देखने को मिलती है जलवायु में भी। एक व्यक्ति हैं, व्यक्ति का नाम है मार्सडेन। मार्सडेन, बहुत अच्छे से याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी है। मार्सडेन है, वो ये कहते हैं कि विश्व में पाई जाने वाली, ठीक है, विश्व में पाई जाने वाली समस्त जलवायु भारत में पाई जाती है। ये ध्यान रखना आप, विश्व में जितनी भी जलवायु पाई जाती हैं वो सभी की सभी भारत में मिलती हैं। ये किसका कथन है? मार्सडेन का कथन है। ओके, इसके अलावा फिर कुछ अन्य कारक हैं, जैसे कि सागर तट से दूरी, ठीक है। इसके अलावा फिर से हैं अन्य, सागर तट से दूरी के अलावा अन्य कारकों में आ जाते हैं, जैसे मरुस्थल, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात, ठीक है, उच्चावच, ये कुछ और कारण हैं, इंपॉर्टेंट कारणों में से हैं। इन कारणों को हम जान चुके हैं, हिमालय और प्रायद्वीपीय स्थिति। शेष जो कारण हैं वो हम अगले लेसन में बात करेंगे, ठीक है। मुझे अच्छा लग रहा है कंटिन्यू पढ़ाते हुए, मैं और चाह रहा हूँ कि इसको और आगे तक लेके जाएं, कम से कम कारण स्पष्ट कर दें, बट 30 मिनट इनफ है एक ऑनलाइन क्लास में। यदि आप चाहते हैं कि हम इसे और लंबा खींच के लेके जाएं टॉपिक को, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मतलब 45 मिनट 60 मिनट तक का आप चाहेंगे तो हम रख पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये मोर देन है, लगभग सफिशिएंट है 30 मिनट, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो हम कल मिलते हैं इसी टाइम पे अपने इस मानसून को आगे बढ़ाते हुए। ओके, चैनल सब्सक्राइब कीजिए आप और हमारे साथ बने रहिए हमेशा। थैंक यू, जय हिंद।